गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः अपने वीडियो जो चल रहे थे उसमें मुख्यतः 2-3 दिन पहले का जो वीडियो था, यानी 2 वीडियो से पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने भू आकृति विकास नामक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपरदन अपना चल रहा था। अपरदन के प्रक्रम, अपरदन के साधनों के बारे में कल अपनी बात हुई थी, जिसमें नदी अपरदन और उसके कार्यों के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज मुख्यतः पढ़ें नदी अपरदन के अंतर्गत नदी के निक्षेपणात्मक कार्यों का अध्ययन करेंगे। निक्षेपणात्मक कार्य। कल का वीडियो आपने देखा, उस वीडियो के अंतर्गत नदी के अपरदन से जो भू आकृतियां बनती थी, नदी काट करके परिवहन करके जिस भू आकृति का निर्माण करती थी, उस भू आकृति को हमने अपरदनात्मक भू आकृति या नदी के अपरदनात्मक कार्यों में सम्मिलित किया था। आज अपन देखेंगे निक्षेपणात्मक कार्य। निक्षेपणात्मक कार्य से पहले एक शब्द है निक्षेप। देखिए, निक्षेप होता क्या है? निक्षेप का मतलब होता है जमाव, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। यह निक्षेप है क्या? देखिए, मुख्यतः नदी अपने मार्ग से प्रवाहित होती हुई अंत में जाकर किसी सागर, महासागर या विशाल जलराशि के अंतर्गत नदी का जल गिरता है। नदी जिस रास्ते से प्रवाहित होकर जाती है, निश्चित रूप से उस रास्ते के अंतर्गत या नदी का जो प्रवाह मार्ग अपन कह सकते हैं उसको, उस प्रवाह मार्ग के बीच में जो भी अवसाद, जो भी कंकड़ पत्थर, जो भी कूड़ा करकट या जो भी पदार्थ नदी को मार्ग में मिलते हैं, नदी उन पदार्थों को अपने साथ बहा करके ले जाती है। और जब नदी इन पदार्थों को अपने साथ बहा करके ले जाती है, तो किसी विशाल जलराशि में, सागर, समुद्र में गिरने से पूर्व अपने साथ में प्रवाहित किए गए पदार्थों का नदी जमाव करती है। नदी उन पदार्थों को एकत्रित करती है, अर्थात निक्षेपित करती है। और वो एकत्रित पदार्थ, वो निक्षेपित पदार्थ जिस आकृति का निर्माण करते हैं, वो आकृति होती है निक्षेपणात्मक आकृति। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिएगा, ये एक नदी का प्रवाह मार्ग है। नदी प्रवाहित हुई, मार्ग में आने वाले जो भी पदार्थ थे उनको नदी बहा कर ले गई और नदी ने उन पदार्थों का जमाव यहां पर कर दिया, यानी ये इस प्रकार की एक आकृति बन गई। तो ये आकृति बनी, वो किसके कारण से बनी? वो नदी के निक्षेपणात्मक कार्य में सम्मिलित है। तो समझ में आ गया होगा निक्षेपणात्मक कार्य क्या है, कि नदी अपने साथ जो भी बहा करके ले जाती है, उन बहाए गए पदार्थों का जमाव जहां पर करती है, उस जमाव के कारण से जो आकृति बनती है, वो आकृति मुख्यतः निक्षेपणात्मक आकृति होती है। इसमें नदी के द्वारा निक्षेप कार्य के दौरान बनाई जाने वाली पहली आकृति है, वो है जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु क्या है? देखो, जब नदी पर्वतीय मार्गों से उतरकर, जैसे ये पर्वतीय मार्ग है, यहां से नदी उतर करके कहां पर
प्रवेश कर रही है मैदानी भाग में। जब नदी पर्वतीय भागों से उतरकर कहां पर प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो जो नदी अपने साथ, अब ये प्रवाह जो मार्ग है वो तीव्र ढाल वाला है। पानी के बहाव के साथ यहां पर जो भी भारी पदार्थ थे, वो भारी पदार्थ इस नदी के जल के साथ में नीचे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो नदी जब पर्वतों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो नदी अपने साथ में जो भारी पदार्थों को बहा कर लाती है, उन भारी पदार्थों को इस पर्वत की जो ये पदस्थली है, इसे क्या कहेंगे? पदस्थली। ये पर्वत की जो पदस्थली है, इस पर्वत की पदस्थली पर क्या कर देती है? जमा कर देती है। और ये जो निक्षेपित पदार्थ है, इन निक्षेपित पदार्थों की आकृति किस रूप में हो जाती है? शंकु के आकार की हो जाती है। इसलिए ऐसी जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? जलोढ़ शंकु। जल के द्वारा प्रवाहित करके बनाया गया शंकु। फिर से देख लो, जलोढ़ शंकु किसे कहेंगे? नदी जब पर्वतीय मार्ग से नीचे उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, तो विद्यमान जो भारी पदार्थ, उन भारी पदार्थों को अपने साथ बहा कर लाएगी और इन भारी पदार्थों का जमाव कहां पर कर देगी? पर्वत की पदस्थली पर। और इस पदस्थली पर कैसी आकृति बन जाएगी? शंकुनुमा। यदि आकृति बनती है तो वो आकृति क्या कहलाएगी? जलोढ़ शंकु कहलाएगी। कोई दिक्कत? ऐसे ही नदी के निक्षेपणात्मक कार्य में दूसरी आकृति है जलोढ़ पंख के रूप में। जलोढ़ पंख क्या है? देखो कि जो पर्वतों का जो पदीय ढाल है, पर्वतों का जो पदीय ढाल है, इस पदीय ढाल पर जो जल है अपने साथ जो पदार्थ बहा कर लाता है, ये पर्वतों का जो पदीय ढाल है, इस ढाल पर जो नदी का जल अपने साथ जो पदार्थ बहा कर लाता है, उन पदार्थों का जमाव पंखनुमा आकृति में हो जाए। भाई भारी पदार्थों का जमाव तो क्या हुआ? यहां पर हो गया, जिससे जलोढ़ शंकु बन गया। अब स्थिति क्या बनेगी? अब स्थिति ये बनेगी कि जो पर्वतों का पदीय ढाल है, उस पदीय ढाल पर जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों का जमाव किस आकृति में हो जाता हो? पंखनुमा आकृति में हो जाता हो। तो वो आकृति जो बनेगी, वो आकृति कौन सी बनेगी? वो जलोढ़ पंख की आकृति बनेगी। अरे सब इसी प्रकार अनेक आकृतियां हैं, महत्वपूर्ण आकृतियां बता रहा हूं केवल। तीसरी आकृति है गिरिपदीय जलोढ़ मैदान। गिरिपदीय जलोढ़ मैदान क्या होता है? देखो कि जब अनेक जलोढ़ पंख, अब आप जलोढ़ पंख यहां पर आपको आना चाहिए, किसे कहते हैं जलोढ़ पंख? अभी आपको बताया था किसे कहते हैं जलोढ़ पंख? कि पर्वतों के पदीय ढाल पर जब नदी है, वो नदी विभिन्न प्रकार का जो जमाव है वो पंखनुमा आकृति के अंतर्गत बिखेर देती है, तो वो जलोढ़ पंख। तो अनेक जलोढ़ पंखों का, अनेक जलोढ़ पंख जब आपस में मिल जाते हैं तो एक विशाल जलोढ़ पंख बना या नहीं बना? तो वो विशाल जलोढ़ पंख है, वो क्या कहलाएगा? गिरिपदीय जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाएगा। अरे समझ में? इसी प्रकार एक आकृति है प्राकृतिक तटबंध। देखिए प्राकृतिक तटबंध क्या है? एक उदाहरण इसके बारे में बताऊं आपको। आपने देखा होगा जब वर्षा का जल आपने देखा होगा जब वर्षा का जल, जब वर्षा होती है, वर्षा का जल प्रवाहित होता है,
तो जिस रास्ते से वर्षा का जल बहकर जाता है उस रास्ते के अंतर्गत जो भी कूड़ा करकट होता है, जो भी अवसाद होता है, वो सारा उस वर्षा के जल के साथ में बहकर चला जाता है। होता ही नहीं होता। दूसरा ये भी देखा होगा आपने कि जो वर्षा जल का जो मार्ग था, जहां वर्षा जल प्रवाहित होकर के जा रहा था, उस मार्ग के दोनों ओर एक तट बन जाता है, यानी मिट्टी का जमाव सा हो जाता है, जिसे मिट्टी साइड में की गई है। इस प्रकार की आकृति दोनों तरफ बनती है या नहीं बनती, ये क्या कहलाते हैं? ये तटबंध होते हैं। आते हैं बिंदु पर। प्राकृतिक तटबंध देखो क्या होते हैं कि जब बाढ़ आती है, विशेष रूप से बाढ़ के समय नदी अनेक प्रकार के अवसादों का जमाव कहां कर देती है? अपने किनारों पर कर देती है। बाढ़ के समय जल की मात्रा अधिक होती है, अवसादों का प्रवाह भी बहुत अधिक होता है। तो बाढ़ के समय जब नदी अवसादों का जो जमाव है, वो जमाव कहां पर कर देती है? किनारों पर कर देती है। और ये जो जमाव है वो किस प्रकार का दिखाई देता है कि वो प्राकृतिक रूप से तटबंध सा, यानी जो किनारे हैं वो बंधे हुए से, क्योंकि वो जमाव हो जाता है, वो तटबंध की जो आकृति होती है वो प्राकृतिक तटबंध कहलाती है। इस प्रकार की आकृति। एक डेल्टा की आकृति। देखिए, डेल्टा के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये नदी की अंतिम आकृति होती है, यानी नदी के द्वारा डेल्टा का जो निर्माण है, ये डेल्टा का निर्माण किस अवस्था में किया जाता है? जीर्णावस्था में। और मुख्यतः डेल्टा का जो जमाव होता है वो विशालकाय पंख की तरह होता है, विशालकाय पंख के रूप में होता है। कैसे? जो नदी की मुख्य धारा होती है वह वृक्षों की जड़ों के समान, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ें होती हैं, उस प्रकार से नदी की जो धारा होती है वो अनेक उपधाराओं के अंतर्गत विभाजित हो जाती है। क्योंकि नदी के जल का जो वेग है, जो शुरू में जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित हो रही थी, उस समय जो नदी का वेग था वो अंत तक नहीं रह पाता। धीरे धीरे नदी के वेग में क्या आती है? कमी आती है। और जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में होती है तो नदी के जल का जो प्रवाह है वो धीरे हो जाता है। इसलिए नदी का जो जल है वो अनेक छोटे छोटे उपधाराओं के अंतर्गत विभाजित हो जाता है। और मुख्यतः ये जो अनेक उपधाराएं होती हैं, भाई जैसे मान लीजिएगा ये नदी का प्रवाह हो रहा है, नदी की अंतिम अवस्था है, तो नदी का जो कुछ जल है वो इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर आ गया, कुछ इस रूप में चला गया। वो बोल लेता हूं इसे डेल्टा का है। समझ में आ गया होगा कि नदी जब अंतिम अवस्था के अंतर्गत जल का प्रवाह करती है तो जो नदी का जल है, इस नदी के जल का विभाजन उपधाराओं में हो जाता है। और उपधाराओं में होने के कारण से अनेक प्रकार की उपधाराएं नदी के अंतिम मार्ग के अंतर्गत निकल जाती हैं, जिस कारण से इस प्रकार की आकृति बन जाती है, वो डेल्टा कहा जाता है। अब अनेक प्रकार की आकृति, चापाकार डेल्टा भी होता है। चापाकार मतलब धनुष के आकार का, पंजाकार भी होता है। अनेक प्रकार के डेल्टा होते हैं। जैसे अपने भारत में सबसे प्रमुख डेल्टा कौन सा है? गंगा का डेल्टा। डेल्टा शब्द आया कहां से? देखिए, जो नदी के द्वारा सबसे पहले त्रिभुजाकार आकृति अंत में डेल्टा के रूप में समझ में आई, उसे हेरोडोटस नामक जो भूगोलवेत्ता था उसने बताया। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वह इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः नदी के निक्षेपणात्मक कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। आ रहा है समझ में? आगे ध्यान दीजिएगा। नदी के बाद में अनेक प्रकरण बताए थे आपको। नदी के कार्यों के बाद में अपन देखते हैं भूमिगत जल, धरातल के आंतरिक भाग में प्रवाहित होने वाला जो जल है
उसके द्वारा निर्मित आकृतियां, जिसे अपने आप क्या कह सकते हैं, पढ़े भौमजल भी कह सकते हैं, भूजल भी कह सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। ये भौमजल जो आकृतियां बनाता है, देखिए जैसे भूमि के जल के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती है, उन आकृतियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आकृति होती है लेपीज। लेपीज क्या, देखिए धरातल के आंतरिक भाग में कास्ट प्रदेश, कास्ट प्रदेश का मतलब होता है कौन से प्रदेश, चुना प्रदेश। ठीक प्रकार समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो धरातल के आंतरिक भाग में जो कास्ट क्षेत्र है, चूना प्रदेश है, उनमें क्या होता है, जब जल उस चूने के संपर्क में आता है तो घुलन क्रिया के कारण ऊपर की जो परत होती है चट्टानों की, वह क्या हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ और अपने ये कह सकते हैं भाई पतली सिकरिकाओं वाली, सकड़े गड्ढों वाली हो जाती है। भाई जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिएगा एक इस प्रकार की चट्टान है। अब यह चट्टान किसकी है, चूने की चट्टान है। अरे समझ में, यह चट्टान किसकी है, चूने की चट्टान है। चूने के संपर्क में जल आया, चूना जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। कुछ बार जल में घुल गया, कुछ नहीं घुला, कुछ घुल गया, यानी कुल मिलाकर आकृति किस प्रकार की बन जाए, इस प्रकार की आकृति बन जाए। इस प्रकार की ये है, वो चूने में घुल गया, गहरे गर्त बन गए और कुछ सिकरिकाएं बन गई। जो आकृति देख रहे हैं आप, ये आकृति किसको दर्शा रही है, ये लेपीज की आकृति है। धरातल के आंतरिक भाग में विद्यमान जो चूना प्रदेश है, उन चूना प्रदेशों में, चूना की चट्टानों में जब जल का प्रवेश होता है तो चूना जल में घुलनशील होता है, और वह चूना इस प्रकार की आकृति में जल में घुल जाए तो वो आकृति क्या कहलाती है, वो आकृति कहलाती है लेपीज। मुख्य रूप से अपने ये कह सकते हैं कि ये सिकरिका, इसे क्या कहते हैं, मेरे एक नाम आया था अभी, सिकरिका। और ये जो गर्त होते हैं, इन गर्तों को कहा जाता है क्या, विदर। तो सिकरिका और विदर आदि का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार धरातल के आंतरिक भाग में घोलरंध्र, यह भी एक विशेष प्रकार की आकृति होती है, जिसमें क्या होता है कि जब वही धरातल के आंतरिक भाग में जो कास्ट प्रदेश, चूना प्रदेश होता है, चूना प्रदेश में जल के प्रवेश के कारण से चूना होता है, वो जल में घुल जाता है और कीप के आकार के गर्तों का, गड्ढों का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, घोलरंध्र कहा जाता है। इसी प्रकार एक आकृति होती है कौन सी, डोलाइन। छोटे छोटे घोलरंध्र मिल जाते हैं तो डोलाइन बना लेते हैं। एक आकृति युवाला, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, अनेक प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, उन आकृतियों को भूमिगत जल के अंतर्गत जो निर्मित आकृतियां हैं, उनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आ रहे समझ में? तो ये आकृतियां हो गई भूमिगत जल की। अलग अलग अनेक आकृतियां हैं, कुछ उदाहरण केवल अपन देख रहे हैं, बाकी आप अपने जैसे क्लास में देखेंगे तो और भी उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जैसे वायु अपवर्तन की बात करें, देखिए अब वो आकृतियां अनेक रूपों में बनती हैं। मैंने प्रक्रम बताए थे, आपको ध्यान में होगा, नदी, भूमिगत जल, हिमानी, वायु। तो देखिए वायु अपवर्तन क्या होता है, वायु अपवर्तन के अंतर्गत मुख्यतः अपवाहन क्रिया। अपवाहन क्रिया किसे कहते हैं, उड़ाव क्रिया। वायु, हवा अपने साथ में मृदा के कणों को, मिट्टी के कणों को जो उड़ाकर ले जाती है, उसे अपवाहन क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इससे जो आकृतियां बनती हैं, वो आकृतियां कहलाती हैं कौन सी,
पवन अपर्दन के द्वारा निर्मित आकृतियां या वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित आकृतियां। जैसे एक आकृति है अपवाह बेसिन। अपवाह बेसिन क्या कि जो भी असंगठित पदार्थों की जो परत होती है, असंगठित पदार्थों का मतलब होता है ढीले पदार्थ। जो वायु होती है वो वायु क्या करती है, असंगठित पदार्थों की परत को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। तो जहां से उस परत को, जहां से उन असंगठित पदार्थों को उड़ा करके ले जाती है, वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, गड्ढे का निर्माण हो जाता है। वो गड्ढा क्या कहलाता है, अपवाह बेसिन, या उसे अपन और क्या कह सकते हैं, वातगर्त, वायु के द्वारा बनाया गया गड्ढा किसे कहेंगे, अपवाह बेसिन किसे कहते हैं, वायु अपने उड़ाव क्रिया या अपवाहन क्रिया के द्वारा असंगठित पदार्थों की परत को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, जिससे वहां पर गर्त या गड्ढे का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अपवाह बेसिन या वातगर्त। एक होता है इंसेलबर्ग, कई कंपटीशन वगैरह में भी इंसेलबर्ग के बारे में पूछता है। कुछ पेपर आप देखोगे ज्योग्राफी वगैरह कंपटीशन के हैं, उसमें इंसेलबर्ग के बारे में आपको जरूर मिलेगा, महत्वपूर्ण आकृति है। देखिए मुख्यतः इंसेलबर्ग होता क्या है ये समझे पहले। देख कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो चट्टानें होती हैं, सेल जो होते हैं, इन चट्टानों के दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। एक तो चट्टान होती है कैसी, कठोर, एक होती है कैसी, कोमल। चट्टानों का स्वभाव कितने प्रकार का, दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, कठोर और कोमल। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, क्योंकि वायु अपर्दन कहां पर होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगा, मृदा जहां पर होगी, मिट्टी जहां पर होगी। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया। अपक्षय जानते हो, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, और अपर्दन प्रवाहित होने की क्रिया। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपक्षय व अपर्दन के कारण से जो कोमल चट्टान होती है, इस कोमल चट्टान तो आसानी से कट जाती है। यानी कोमल चट्टान का जो अपर्दन है, ये अपर्दन आराम से हो जाता है। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो कठोर चट्टानें हैं, उन कठोर चट्टानों के अवशेष बच जाते हैं। कठोर चट्टानों का पूरी का अपर्दन नहीं हो पाता, छोटे छोटे टीले शेष रह जाते हैं, और जो छोटे छोटे टीले शेष रह जाते हैं, उन टीलों को मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग समझ में आ गया होगा किसे कहेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कोमल चट्टानों का या कोमल चट्टानों में अपक्षय व अपर्दन के कारण से जो कोमल चट्टानें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं। लेकिन कठोर चट्टानों के अवशेष जो होते हैं वो टेलेनुमा आकृति के अंतर्गत विद्यमान होते हैं। उन छोटे छोटे टेलेनुमा आकृति के जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो ये इंसेलबर्ग हो गया। ऐसे एक आकृति, कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां यहाँ पर देख रहे हैं। एक आकृति होती है छत्रक। क्या, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो मृदा की जो परत होती है, मिट्टी की जो चट्टान होती है, उस चट्टान में, भाई मिट्टी का मान लो एक चट्टान है, मिट्टी का एक पर्वत मान लो, कुछ मान लो, मिट्टी की एक चट्टान है, उस मृदा की चट्टान में नीचे से तो अपर्दन हो गया ज्यादा और ऊपर से अपर्दन हुआ कम। यानी हवा का जो दाब था या वायु का जो अपर्दन था, उस वायु के अपर्दन ने क्या किया, वायु ने अपनी उड़ाव क्रिया, अपनी अपवाहन क्रिया के द्वारा क्या किया, उस मृदा की चट्टान के नीचे का भाग का जो अपर्दन था, जो अपवाह था, वो अधिक किया, ऊपर का अपवाह कम किया, जिससे नीचे का भाग तो क्या रह गया, सकड़ा,
और ऊपर का भाग क्या हो गया, चौड़ा। छत्रक का मतलब होता है छत्ते के समान। छाता आपने देखा है, नीचे से सकड़ा और ऊपर से विशाल। तो जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा की चट्टानों में चट्टान के निचले भाग का अपवाह क्रिया के द्वारा अपरदन अधिक हो जाए और ऊपर के भाग का बहुत कम हो, तो वो स्थिति क्या रहती है, छत्रक की स्थिति रहती है, उसे छत्रक शिला कहा जाता है। तो मुख्यतः ये आकृति होगी कौन सी, छत्रक की आकृति होगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार की आकृतियां हैं जो मुख्यतः हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के रूप में विद्यमान है। ऐसे अनेक लहरों के द्वारा भी निक्षेपण होता है, वायु के द्वारा भी ये केवल अपरदन का था, निक्षेप के द्वारा भी होता है, जैसे बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ स्तूप है, अनुदैर्ध्य स्तूप है, और भी बहुत सी आकृतियां हैं। हिमानी अपरदन की पर बात करें तो हिमानी अपरदन के दौरान भी या हिमानी अपरदन से जो आकृतियां बनती हैं उन्हें आकृतियों में नूनाटक है, गिरीशृंग है, श्रृंगवृक्ष है, पेटनास्टर है, सेलवेसिन है, अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, हिमोड है, एस्कर है, ऐसे अनेक आकृतियां हैं जिनका अध्ययन अपन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मुख्यतः जो वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। फिर से प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कहता हूं कि जहां पर जो समस्या हो, जो बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उस बिंदु का आप ठीक प्रकार से एक बार देखें। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो जो डाउट का ऑप्शन है उस डाउट के ऑप्शन में आप मेरे पास डाउट भेजें। जिन भी बच्चों ने डाउट भेजा है निश्चित रूप से मैंने उस समस्या का निराकरण करके उनको भेजा है। तो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें, टेस्ट वगैरह के अंतर्गत भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आगे भी उसी प्रकार से उससे थोड़ा अधिक प्रयास करो, क्योंकि आपके लिए पहले नहीं थे, अब धीरे धीरे आप ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको समझ में आ रहा है। तो 100% यदि आप ठीक प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपको उम्मीद है ठीक प्रकार से समझ में आएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। शेष कल, धन्यवाद।